तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर नेपाल से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। नेपाल में मोदी की अग्निपथ योजना का जमकर विरोध, गोरखा जवानों की भर्ती पर नेपाल ने लगाई रोक, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों 2022 में अक्षय कुमार ने लगाई फ्लॉप की हैट्रिक, अक्षय कुमार का करियर हुआ बर्बाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो केस को लेकर भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। 130 से ज्यादा पूर्व लोक सेवकों ने सीजीआई को लिखा खुला खत, सभी को जेल में डालने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केजरीवाल का बड़ा दावा, सरकार गिराने में बीजेपी ने खर्च किए हैं 6300 करोड़ रुपए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर अधीर रंजन चौधरी ने किया बड़ा दावा, कहा राज्यसभा दोबारा नहीं भेजा तो छोड़ दी उन्होंने पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमित शाह को दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल होने का पश्चिम बंगाल से मिला न्योता, उद्घाटन करने जाएंगे कोलकाता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इस पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार को लगा नेपाल से बड़ा झटका। नेपाल में अग्निपथ योजना का जमकर विरोध, भारत को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। भारत के बाद नेपाल में मोदी की अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है, जिसके बाद नेपाल ने बड़ा कदम उठाते हुए गोरखा जवानों की भर्ती पर रोक लगा दी है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में अग्निपथ की अग्नि अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि अब नेपाल में इस योजना को लेकर बवाल शुरू हो गया है। गोरखा रेजिमेंट में नेपाली युवकों की भर्ती पर नेपाल ने रोक लगा दी है। नेपाल सरकार ने भारत के साथ इस पूरे विवाद को सुलझाने तक बुटबल में होने वाले भारतीय सेना के गोरखा जवानों की भर्ती पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसकी वजह से नेपाल के उन युवाओं को काफ़ी निराशा हुई है जो पिछले कई सालों से गोरखा रेजिमेंट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भारत के बाद नेपाल में मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो केस को लेकर 130 से ज्यादा पूर्व लोक सेवकों ने सीजीआई को लिखा खुला खत, गलत फैसले को सुधार कर सभी को जेल में डालने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की समय से पहले जेल से रिहाई के खिलाफ 130 से ज्यादा पूर्व लोक सेवकों ने शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने इस भयानक गलत फैसले को सुधारने का अनुरोध किया है। उन्होंने सीजीआई से गुजरात सरकार द्वारा पारित छूट के आदेश को रद्द करने और गैंगरेप व हत्या के दोषी 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए वापस जेल भेजने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में जो हुआ है उससे सभी लोग नाराज हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो है भारत के आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर गुजरात की बीजेपी सरकार ने बिल्किस बानो का रेप करने वाले 11 दोषियों को बेइज्जत बरी कर दिया था, जिसके बाद पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। बीजेपी के नेताओं ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन अब 130 से ज़्यादा पूर्व लोक सेवकों ने सीजीआई को खत लिखा है और बिल्किस बानो का जिन लोगों ने रेप किया उस फैसले को सुधार कर उन सभी को दोबारा से जेल में डालने की मांग की। अब देखते हैं कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, सरकार गिराने में बीजेपी ने खर्च किए 6300 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को भाजपा पर कड़ा प्रहार किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने देश में अन्य दलों की सरकार गिराने पर 6300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा ये पैसे सरकार गिराने में खर्च नहीं करती तो केंद्र सरकार को खाद्य पदार्थों और कई वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाना पड़ता। केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि दही, छाछ, शहद, गेहूं, चावल आदि पर लगने वाले जीएसटी से केंद्र सरकार को सालाना 7,500 करोड़ रुपए आएंगे। अब तक उन्होंने 6,300 करोड़ रुपए सरकार गिराने पर खर्च किए हैं। अगर ये सरकार नहीं गिराती तब गेहूं, चावल, छाछ आदि पर जीएसटी लगाना नहीं पड़ता, लोग को महंगाई का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये बड़ी बातें केजरीवाल ने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2022 में अक्षय ने लगाई फ्लॉप की हैट्रिक। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार इंडस्ट्रीज के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो हर साल अपनी सबसे ज़्यादा फिल्में रिलीज करते हैं। साल 2012 में आई फिल्म जोकर अभिनेता अक्षय कुमार के करियर की सबसे सुपर फ्लॉप फिल्म रही थी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के साथ दूसरी बार स्क्रीन शेयर कर रहे अभिनेता को अपनी इस फिल्म से काफ़ी उम्मीद थी। फिल्म रावड़ी राठौर के बाद ये अक्षय कुमार की दूसरी सबसे फ्लॉप फिल्म थी। वहीं आपको बता दें कि अक्षय कुमार वन अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा, ये भी इनकी फिल्म फ्लॉप रही। बॉस भी फ्लॉप रही, इंटरटेनमेंट भी फ्लॉप रही। तो अक्षय कुमार ने 2022 में सबसे ज़्यादा फिल्में फ्लॉप दी और इसकी हैट्रिक लगाई। रक्षाबंधन
जाह्नवी अक्षय कुमार की फ्लॉप रही, पृथ्वीराज भी फ्लॉप रही, बच्चन पांडे भी फ्लॉप रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी की तारीफ करना, बीजेपी के साथ जुड़ना अक्षय कुमार के करियर को बर्बाद कर गया और अक्षय कुमार की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर अधीर रंजन चौधरी का बड़ा दावा, लगाए गंभीर आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा झटका दिया। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफे के पीछे बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। दरअसल आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जब गुलाम नबी आज़ाद की रिटायरमेंट की बारी आई तो मोदी जी रोने लगे सदन के अंदर। उसी दिन सब चीज़ें समझ में आ गई थी। उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि मोदी के चक्कर में आज़ाद जी फंस गए हैं। इस्तीफे पर मैं जरा सी भी आचरण नहीं हूँ। मैं गुलाम नबी आज़ाद के घर के सामने ही रहता हूँ। दिल्ली में मोदी सरकार आने के बाद अगर वह मंत्री पद में नहीं रहते तो बंगला खाली करना पड़ता, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का घर खाली करने की नौबत कभी नहीं आई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी बातें उन्होंने कही हैं कि बीजेपी के इशारे पर ही उन्होंने जो है इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमित शाह को दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल होने का बंगाल से मिला न्योता। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस साल पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अमित शाह को कोलकाता के प्रसिद्ध दुर्गा पूजा कमेटी संतोष मिश्र स्क्वायर की तरफ से न्योता भेजा गया है। बताया जा रहा है कि शाह ने कार्यक्रम में आने की मौखिक सहमति भी दे दी है। जल्दी पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। बंगाल में इस साल दुर्गा पूजा की 11 दिन तक धूम रहने वाली है। राज्य सरकार ने सबसे ज़्यादा दिनों की छुट्टियां घोषित की हैं। बता दें कि कोलकाता में संतोष मिश्रा सबसे फेमस दुर्गा पूजा कमेटियों में गिना जाता है। ये पूजा कमेटी हर साल अनोखा थीम के जरिए चर्चा में रहती है। शहर में ये सबसे लोकप्रिय सर्वजनीन पशुओं में से एक है। इस बार पूजा की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव रखी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमित शाह यहाँ पर जाएंगे। अब देखते हैं अमित शाह यहाँ जाकर क्या कार्रवाई करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। बीजेपी से पूछेगी छापे में क्या मिला। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लिहाजा आम आदमी पार्टी आज दोपहर 12:30 बजे बीजेपी के हेडक्वार्टर का घेराव करेगी। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी बीजेपी से पूछेगी कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हुई छापेमारी में क्या मिला है। दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के घर आबकारी मामलों में सीबीआई ने 19 अगस्त को छापेमारी की थी। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक दुर्गेश पाठक ने बताया कि मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड की गई थी। इसमें क्या मिला है, हम इस बारे में बीजेपी से हिसाब मांगे। मनीष सिसोदिया के घर 19 अगस्त को सीबीआई ने छापा मारा था। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शहनवाज हुसैन की तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, भाजपा पर लगाया हिंदू विरोधी होने का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि गया के विष्णुपद मंदिर में बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी के मंदिर में प्रवेश करने पर भाजपा ने हंगामा किया तो कांग्रेस ने एक और ही तस्वीर को लेकर बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता शहनवाज हुसैन को लेकर भाजपा पर पलटवार किया गया है। कांग्रेस ने शहनवाज हुसैन की मंदिर के अंदर की एक तस्वीर जारी कर पूछा है कि भाजपा मंसूरी पर सवाल उठा रही है। शहनवाज हुसैन के बारे में उनके पास कोई सफाई है कि नहीं। कांग्रेस ने शनिवार को एक तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में शहनवाज एक मंदिर के अंदर यज्ञ वेदी के निकट बैठे हैं और पुजारी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने शनिवार को यह तस्वीर जारी कर कहा कि भाजपा हिंदू विरोधी है। उन्होंने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा है कि मंसूरी को लेकर छाती पीटने वाले भाजपा नेता ये यहाँ बताएं कि पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन मंदिर में क्या कर रहे हैं और भाजपा नेता उनके साथ में कैसे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक के मुरुणा मठ प्रमुख के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, बच्चों के साथ छेड़छाड़ी का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में मुरुगा मठ के प्रमुख के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। बाल कल्याण समिति की शिकायत पर मैसूर में दर्ज हुई एफआईआर को चित्रदुर्ग जिले में ट्रांसफर किया गया है, जहां मुरुगा मठ स्थित है। मठ के प्रमुख पर नाबालिग के साथ छेड़खानी का आरोप है। चित्रदुर्ग जिले में मुरुड़ा मठ के प्रमुख संत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का एक मामला ट्रांसफर किया गया है। ये केस मैसूर में दर्ज किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि लिंगायत पारंपरिक रूप से बीजेपी का वोट बैंक रहा है। 1980 के दशक में लिंगायतों ने राजकीय नेता राम कृष्ण हेगड़े पर भरोसा किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाबा ने रेप किया बच्ची के साथ। अब देखते हैं आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। सारे मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब मुकदमों में आगे खासा पेदाब चल जाएगा। अभी हाल में गेट खोलने का भी ऐलान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गेट खोलने पर। तो हमने बताया कि हमें तो न्याय की उम्मीद है अपनी अदालत पर। हम
हमें न्याय मिलेगा, आजम खान साहब को न्याय जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब लोगों को जलाने के लिए लकड़ी पैदा नहीं हुई थी, लोगों के सब जो है नदियों में बह रहे थे, नदियों के किनारे जो है सबों को दफनाया गया था। क्या इससे